स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी कि जो रैखिक रूपांतरण होते हैं वो एक्चुअली में एक मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे कि कोई कैपिटल यू और कैपिटल बी दो सदिश समष्टियां हैं और कैपिटल यू का आधार कैपिटल बी है विच इज कलेक्शन ऑफ u1 टू un, और किसी कैपिटल बी किसी सदिश समष्टि कैपिटल बी का आधार जो है बी डैश है, मान लेते हैं v1 टू vm है। अब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लेते हैं कैपिटल यू से कैपिटल बी में। अब चूंकि u1 अगर कैपिटल यू का एलिमेंट है, चूंकि कैपिटल यू के जो बेसिस है u1 से un है, तो u1 कैपिटल यू का ही एलिमेंट होगा। तो u1 अगर कैपिटल यू का एलिमेंट है तो t अप्लाई करने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद जो t ऑफ u1 मिलेगा वो कहां चला जाएगा, कैपिटल b में। मतलब t ऑफ u1 कैपिटल v का एलिमेंट हो जाएगा। और v का आधार क्या है, v का आधार है v1 से लेकर vm तक है। और हम क्या जानते हैं, किसी भी वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट को, उसके प्रत्येक अवयव को उसके आधार के एक घात संचय के रूप में लिख सकते हैं। मतलब उसके हर एक एलिमेंट को उसके बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो चूंकि t ऑफ u1 कैपिटल v का एलिमेंट है, इसलिए इस t ऑफ u1 को उस कैपिटल v का जो बेसिस है v1 से लेकर vm, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मान लेते हैं t ऑफ u1 जो भी वैल्यू आएगी उससे हम इस प्रकार से लिख दिए लीनियर कॉम्बिनेशन में a11 v1, a21 v2 एंड am1 vm। उसी तरह से t ऑफ u2 जो होगा वो भी कैपिटल v का ही एलिमेंट होगा, उसको भी हम v के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। और इसी तरह t ऑफ u1 को भी हमने ऐसा लिखा। अब हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखें तो t ऑफ u1 से t ऑफ un ये एक मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये v1 टू vm ये एक मैट्रिक्स हो जाएगी। और यहां पर जो कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स बनेगा m क्रॉस n का, यहां पर a11 से लेकर ये जो मैट्रिक्स बनेगा n क्रॉस m, इसे मान लेते हैं कैपिटल A। इसे ही आधार B और B डैश के रेस्पेक्ट में T का अवयव निरूपण कहते हैं। इट इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस B एंड B डैश। ये u1 u2 un जो है कैपिटल U के बेसिस है, v1 v2 vm कैपिटल V के बेसिस है। और ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T है, इसकी वजह से एक मैट्रिक्स यहाँ अराइज हुआ है, एक मैट्रिक्स क्रिएट हुआ है। इसे ही मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और इसे हम डिनोट करते हैं मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस बी एंड बी डैश। नोट करके लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, यदि v और u एक ही है, मतलब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t है वो v से b में ही है, तब उसका बेसिस तो वो तो सेम ही होगा। ऑन दैट केस जो अवयव रूपांतरण लिखा जाएगा, अब चूंकि यहाँ पर आधार एक ही है इसलिए दो आधार लिखने की आवश्यकता नहीं है। एंड वी राइट मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू बी, या फिर मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू बी, या ये टी और सेमीकोलन बी, इस तरह से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। सेकंड, जब भी v2r होगा, v2r क्या होता है, इट इज कलेक्शन ऑफ टू टपल्स एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स के जो पेयर होते हैं उनके कलेक्शन से बना होता है v2r। तो उसका जो मानक आधार होगा, स्टैंडर्ड बेसिस होगा, वो होता है 1 0 0 1। उसी तरह से अगर v3r हो, ऑन दैट केस जो मानक आधार होगा वो होगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब हमें क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं कोई सदिश समष्टि है, वेक्टर स्पेस है v2f, और इस पर कैपिटल T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और इस प्रकार डिफाइंड है कि T ऑफ AB इज इक्वल टू A0। तब v2f का मानक आधार जो होगा, स्टैंडर्ड बेसिस, उसके रेस्पेक्ट में T का अवयव ज्ञात करना है, मैट्रिक्स फाइंड करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहला डायलॉग तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, T ऑफ AB इज इक्वल टू A,0। अब डायग्राम बना लेते हैं। जहां तक पॉसिबल हो सके कोशिश करें कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के हर थ्योरम या हर क्वेश्चंस में अगर पॉसिबल है तो डायग्राम जरूर बनाएं। अब यहां पर एक v2f और ये v2f, और v2f का एलिमेंट है ab ये, और इस पर कैपिटल T अप्लाई होगा तो हमको मिलेगा A,0। अब वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, v2f का जो मानक आधार होता है, स्टैंडर्ड बेसिस कैपिटल B, वो होता है 1 0 और 0 1। तो 1 0 को नाम देते हैं E1, 0 1 को नाम दे दिए E2।
तब टी ऑफ E1 फाइंड करते हैं। तो टी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, टी ऑफ 1, 0। अब इसकी वैल्यू मिलेगी जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, टी ऑफ AB क्या है, A0, मतलब फर्स्ट टर्म वैसा ही रहेगा, सेकंड टर्म की जगह 0 लिख देंगे। तो यहां पर भी फर्स्ट टर्म वैसा ही रहेगा, सेकंड टर्म की जगह पर 0। सिमिलरली टी ऑफ E2 फाइंड करते हैं। तो टी ऑफ E2 क्या है, टी ऑफ 01, तो फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म वैसा ही रहेगा, सेकंड टर्म की जगह 0। तो इस तरह से हमें टी ऑफ E1 और टी ऑफ E2 ये दोनों वैल्यू मिल गई। जैसे ही टी ऑफ E1 टी ऑफ E2 मिल गया और हमें स्टैंडर्ड बेसिस मानक आधार के सापेक्ष टी का ऑब्व्यू क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू बी, क्या करेंगे, जो टी ऑफ E1 है उसे कॉलम में लिख देंगे और वैसे टी ऑफ E2 उसे भी कॉलम में लिखेंगे। इधर क्या है 1 0, तो कॉलम में आ जाएगा 1 0, सेकंड है 0 0, वो कॉलम में आ जाएगा 0 0। इस तरह से हमें आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं V3R सदिश समष्टि है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T इस तरह से डिफाइंड है और हमें निम्न आधार के सापेक्ष मैट्रिक्स फाइंड करना हो। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर दो आधार दिए हैं। फर्स्ट जो आधार है, बेसिस है, वो तो स्टैंडर्ड बेसिस है, यहां पर क्लियर है स्टैंडर्ड बेसिस है, लेकिन सेकंड जो है वो कोई एक बेसिस दिया हुआ है। अब यहां पर फर्स्ट स्टैंडर्ड बेसिस को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था। अब यहां पर E1 है 1 0 0, E2 है और E3 है, तो हमें टी ऑफ E1 फाइंड करना है। तो टी ऑफ 1 0 0 इसकी वैल्यू मिल जाएगी यहां से, ABC क्या है 2B + C, तो ये A, ये B और ये C की वैल्यू हो गई। तो 2B + C कॉमा, फिर हो जाएगा A - 4B, A - 4B कॉमा, फिर है 3A, तो 3 × 1। इस तरह से टी ऑफ E1 मिल गया। उसी तरह टी ऑफ E2 फाइंड करेंगे। तो टी ऑफ E2 की वैल्यू है 0 1 0, रख दिए और टी ऑफ E2 मिला और टी ऑफ E3 मिल गया। अब चूंकि ये स्टैंडर्ड बेसिस है, इसलिए जैसे ही टी ऑफ E1 टी ऑफ E2 टी ऑफ E3 मिलता है, तुरंत मैट्रिक्स हमारा मिल जाएगा, आधार B के सापेक्ष ऑब्व्यू हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ T विथ रेस्पेक्ट टू B। टी ऑफ E1 टी ऑफ E2 टी ऑफ E3 को कॉलम में लिख देंगे। टी ऑफ E1 हमको मिला है 0 1 3, ये हो जाएगा 0 1 3। टी ऑफ E2 क्या मिला है हमारे पास 2 - 4 0, ये हो जाएगा 2 - 4 0। इसी तरह टी ऑफ E3 को लिखेंगे। दिस इज द आंसर सेकंड। अब यहां पर सेकंड में जो दिया गया आधार है, द गिवन बेसिस इज कैपिटल B डैश, ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं α1। स्टैंडर्ड बेसिस जब दिया हो तो हम E1 E2 E3 से सॉल्व कर रहे हैं, और जब स्टैंडर्ड बेसिस ना दिया हो तब मान लेते हैं α1 α2 α3, ताकि दोनों में डिस्टिंग्विश हो सके। अब टी ऑफ α1 फाइंड कर लेंगे। तो टी ऑफ 1 1 1, इसकी वैल्यू फिर से इसी क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है वहां से मिल जाएगी, टी ऑफ α1 टी ऑफ α2 टी ऑफ α3 यहां पर। अब चूंकि ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, इसलिए हमको टी ऑफ α1 के लिए अलग, टी ऑफ α2 के लिए अलग और टी ऑफ α3 के लिए अलग अलग हम सॉल्व करते हैं। तो टी ऑफ α1 के लिए जो हमारे पास टी ऑफ α1 है, क्योंकि वो उस वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है और उसके एलिमेंट्स को हम बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। बेसिस क्या है α1 α2 α3, तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है A1 α1 A2 α2 A3 α3, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हमने यहां पर लिखा, α1 α2 α3 की वैल्यू लिखी, A1 A2 A3 को अंदर मल्टीप्लाई किया। अब ये फर्स्ट टर्म 8 हो जाएंगे, सेकंड टर्म 8 और वैसे ही लास्ट टर्म। अब यहां से कंपेयर करेंगे तो A1 + A2 + A3 इसकी वैल्यू है 3, A1 + A2 की वैल्यू है -3 और A1 की वैल्यू है 3। अब यहां पर A1 + A2 की वैल्यू -3 है, उसको यहां पर पुट अप कर देंगे, और वैसे ही A1 की वैल्यू 3 है, उसको यहां पर पुट अप कर देंगे। अब A3 इसको ट्रांसफर करेंगे, A3 की वैल्यू 6, A2 की वैल्यू -6 और A1 की वैल्यू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसा ही हमें टी ऑफ α2 के लिए भी करना है। तो टी ऑफ α2 को मान लेंगे, इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस A1 α1 A2 α2 A3 α3। अब इसकी वैल्यू तो हम इस क्वेश्चन में जो फाइंड किए वो एज इट इज आएगा, उसको वैसे ही लिख लेंगे। अब इसको अलग अलग कर लिए, फिर से A1 + A2 को यहां रखेंगे, A3 में मिल जाएगा, A1 को यहां रखेंगे, A2 मिल जाएगा और ये A1 है। दिस इज इक्वेशन 2। ऐसे ही टी ऑफ α3 के लिए भी हम A1 A2 A3 फाइंड कर लेंगे। जब तीनों के लिए A1 A2 A3 फाइंड हो जाएगा, तब जो मैट्रिक्स ऑफ T विथ रेस्पेक्ट टू B हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, A1 A2 A3, मतलब A1 की वैल्यू को इस रो में,
A2 की वैल्यू को इस रो में और A3 की वैल्यू को इस रो में लिखना है। A1 की वैल्यू क्या क्या आई है? A1 की वैल्यू आई है 3, फिर है 3 और फिर है 3, तो A1 की वैल्यू में इस रो में आ जाएगा 3 3 3। A2 की वैल्यू देखेंगे -6 और -2, तो A2 के सीध में हो जाएगा -6 -2। और इसी तरह A3 को लिख लेंगे, या फिर डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। A1 की वैल्यू क्या है 3, A2 की वैल्यू -6 और 6, तो 3 -6 6 ये फर्स्ट में मिला तो कॉलम में लिख देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चंस में कॉलम में लिखते हैं 3 -6 6। वैसे ही सेकंड में क्या है 3 -6 5, ये हो जाएगा 3 -6 5। तो इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा। अब नोट करके क्या लिखेंगे, जब स्टैंडर्ड बेसिस मानक आधार के सापेक्ष अवयव ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट हम क्या फाइंड करेंगे, T1 T2 T3 और उसे कॉलम में लिख लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया है। लेकिन जब आधार कुछ दूसरा दिया हो, अन्य आधार दिया हो, तब T ऑफ अल्फा 1 T ऑफ अल्फा 2 T ऑफ अल्फा 3 तो फाइंड करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ T ऑफ अल्फा 1 को इस कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे और A1 A2 A3 की वैल्यू फाइंड करके इस उपरोक्त अनुसार उस तरह से हम आंसर को लिखेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मान लेते हैं R क्यूब मतलब इट इज कलेक्शन ऑफ 3 टपल्स, 3 एलिमेंट्स का जो पेयर होगा उसके कलेक्शन से R क्यूब बना हुआ है और उस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T इस तरह से डिफाइंड है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि मानक आधार स्टैंडर्ड बेसिस में T का मैट्रिक्स याद करना है। सेकंड कहा है कि सिद्ध करना है कि T व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टिबल है। एंड थर्ड टी इनवर्स के लिए फॉर्मूला ज्ञात करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। अब चूंकि आधार किसके रेस्पेक्ट में, मानक आधार बी के रेस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है, तो सिंस आर क्यूब का जो मानक आधार स्टैंडर्ड बेसिस वो ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो जैसे ही हमको मानक आधार के रूप में ज्ञात करना है तो सबसे पहले टी ऑफ E1 दैट मींस टी ऑफ 1 0 0 ज्ञात करेंगे, ये जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे। फिर टी ऑफ E2 ज्ञात करेंगे, टी ऑफ E3 ज्ञात करेंगे। क्योंकि मानक आधार के सापेक्ष में ज्ञात करना है तो मैंने क्या बताया है, जैसे T1 T2 T3 मिलता है, मैट्रिक्स ऑफ T जो हो जाएगा उसको कॉलम में लिख देंगे 3 -2 -1, ये फर्स्ट कॉलम 3 -2 -1, फिर ये सेकंड कॉलम, फिर ये थर्ड कॉलम, ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं कैपिटल A। तो अब अवयव तो मिल गया। सेकंड प्रूफ करना है कि T व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टिबल है, तो उसके लिए T से कौन बना हुआ है, कैपिटल A मैट्रिक्स ये बना हुआ है। तो पहले व्युत्क्रमणीयता हेतु फॉर इन्वर्टिबल हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे, इस तरह से डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, ये आ गया 9 जो कि नॉट इक्वल है 0 के। और हम जानते हैं कि जब जब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 आता है वो मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय हो जाता है, इन्वर्टिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। अगर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल 0 हो तभी तो ए इनवर्स हमें मिल सकेगा, तो जब नॉट इक्वल 0 हो तभी उसका व्युत्क्रम मिल सकेगा, इसलिए ए व्युत्क्रमणीय है। अब ए व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टिबल है, और ए किससे रिप्रेजेंटेड है, ए रिप्रेजेंटेड है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी से, इसलिए टी भी क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। इट इज आल्सो इन्वर्टिबल। सेकंड हमने प्रूव कर दिया कि टी व्युत्क्रमणीय है। थर्ड हम देखते हैं टी इनवर्स के लिए फॉर्मूला। तो टी इनवर्स के लिए सूत्र ज्ञात करने के लिए सिंस ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ये, एडजॉइंट ए हम फाइंड कर लेते हैं और डिटरमिनेंट ए तो हमारे पास 9 है। एडजॉइंट ए क्या होता है, ए आई जे, कैपिटल ए आई जे का ट्रांसपोज, तो डायरेक्ट हम ट्रांसपोज करके लिखते हैं। तो ए आई जे ट्रांसपोज निकालने के लिए पहले तो यहां से फर्स्ट टर्म है ये 3, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा 1 × 4 - 2 × 0, 4 आ जाएगा। ठीक, 0 के लिए अब रो में चलेंगे, लिखते जाएंगे कॉलम में, तो 0 के लिए देखेंगे तो 0 के लिए क्या हो जाएगा 0 × -1 - 4 × -2 दैट मींस 8, उसको यहाँ कॉलम में लिखेंगे। ऐसा रो में चलेंगे, लिखेंगे कॉलम में, तो इस तरह से डायरेक्ट एडजॉइंट ए मिल जाएगा। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, ये आ गई। अब जैसे ही ए इनवर्स मिल गया हम डायरेक्ट टी इनवर्स के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैसे, टी इनवर्स चूंकि ये आर क्यूब में है, आर क्यूब 3 एलिमेंट्स के टपल्स पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए इनवर्स जो अप्लाई होगा 3 एलिमेंट्स के टपल में एक्स वाई जेड या x1 x2 x3 या कुछ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 एलिमेंट्स के वेरिएबल के रूप में, ये क्या हो जाएगा 1/9। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट रो को देखेंगे 4x 4x + 2y - z, ये फर्स्ट टर्म, कॉमा 8x + 13y - 2z सेकंड टर्म, कॉमा -3x - 6y
प्लस 3z, ये थर्ड टर्म। तो इस तरह से हमें टी इनवर्स की वैल्यू मिल गई। दिस इज आंसर। अब नोट करके महत्वपूर्ण बात यहां पर हम देखेंगे कि जब स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में टी का डायरेक्ट अगर हमको आव्यूह ज्ञात करना हो, डायरेक्ट मैट्रिक्स ज्ञात करना हो, तब जैसे कि नेट एग्जाम में या जैम एग्जाम में क्या होता है, हमें जल्दी क्विक हमें सॉल्व करना होता है, तो हमें बार बार टी ऑफ E1, टी ऑफ E2, टी ऑफ E3 निकालने के बजाय डायरेक्ट हम क्वेश्चन देख के उसका मैट्रिक्स फॉर्म हम लिख सकते हैं अगर स्टैंडर्ड बेसिस दिया हो तो जैसे ये क्वेश्चन है टी ऑफ ये इस तरह से दिया हुआ है और मानक आधार के सापेक्ष आव्यूह ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, जैसे ये है 3x1 प्लस x3, 3x1 प्लस x3, x2 नहीं है तो प्लस 0x2 लिखेंगे। अब इस 3 को यहां पर, इस 0 को यहां पर और इस 1 को यहां पर लिख देंगे। सेकंड क्या है, -2x1 प्लस x2, x3 नहीं है तो मन से 0x3 लिख देंगे। अब ये -2 यहां पर, ये 1 यहां पर और इसका कोफिशिएंट है 0 ये यहां पर। तो इस तरह से इसको देखकर ही हम स्टैंडर्ड बेसिस के सापेक्ष में मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे किसी स्टैंडर्ड बेसिस के सापेक्ष और किसी अन्य बेसिस के सापेक्ष उसका मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। हम ये चेक कर सकते हैं कि टी इन्वर्टिबल है या नहीं है, व्युत्क्रमणीय है या नहीं है, और साथ ही साथ टी इनवर्स का फॉर्मूला भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही।